सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। श्री भगवती क्लासेस प्रस्तुत स्वाध्याय और ध्यान कार्यक्रम में मैं प्रशांत महाजन आपका दिल से स्वागत करता हूँ। जैसे कि भगवती क्लासेस प्रस्तुत पिछले महीने में 5 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक जो कर्मों का ध्यान सपनों से कार्यक्रम आयोजित किया था, उस धरती पर आधारित अरिष्ट वर्ग किताब चालू हो रही है। तो आज की किताब है अरिष्ट वर्ग, जो सभी तो अभी इस किताब के बारे में सावंती किशोरी मैडम हमें बताएंगी। वेलकम मैम, प्लीज स्वाध्याय शुरू कीजिए मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। सर्वप्रथम ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को मेरी आत्मवंदन और मेरे ज्ञान गुरु वंशी मास्टर को और सुकन्या मैडम को मेरी आत्मवंदन और विश्व के सभी गुरुओं को मैं शत शत नमन करती हूँ। और इस सत्र में जुड़ी हुई सभी मास्टर्स को मैं हृदय से अपनी आभार प्रकट करती हूँ। तो मास्टर्स, हम अरिषड वर्ग ये बुक स्वाध्याय स्टार्ट किया है हमने। कल हमने काम के बारे में ज्ञान लिया है। ज्ञान में हम 3 टाइप के होते हैं। काम काम को कुछ हम कैसे पहचानना है और उसको कैसे डिजॉल्व कैसे करना है। अगर वो ज्यादा भी है तो उसको कम कैसे करना है। यानी एग्जाम्पल के साथ हम कल डिस्कस किए थे और उसको इमेजिनेशन करके हम उस इच्छा को कम डिग्री में कैसे करना है। और 3 टाइप के स्थिति होते हैं मनुष्य में, संसारी, सन्यासी और योगी, और इनके बारे में भी हमने ज्ञान लिया है। आज है क्रोध। क्रोध के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्रोध ये काम के बाद में ही रहता है, हमेशा इसके बाजू ही रहता है। काम के बाद क्रोध आता है। काम यानी अति इच्छा रहना, ज्यादा इच्छा रहने की वजह से ही वो आगे बढ़कर तृष्ण में बदल जाता है। और उस तृष्ण भी आगे और बढ़कर एक द्वेष के रूप में बदल, जो डिग्री जो है वो क्रोध है। इस क्रोध की वजह से हमारे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे और उसको हम कम कैसे करना है, उसको कैसे पहचानना है। क्योंकि हम अपने बारे में हम खुद ही अच्छे से जानते हैं, इसको कोई जज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम खुद जज करना होगा। हम दूसरों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम खुद के बारे में हम खुद को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। अपने अंदर की चीजें, अपनी लक्षण और तत्व कैसा है, ये हम खुद डिसाइड करेंगे। ये कौन सी मात्रा में है हमारे अंदर, हमारे ऊपर इनका असर कितना है। हम द्वेष और क्रोध में जितना अटके हुए हैं या फिर हम फ्री जोन पर है, इसको आज हम इस बुक के द्वारा नॉलेज लेके हम खुद पैरामीटर लगाएंगे कि हम कौन सी स्टेज पर है। तो स्टार्ट करते हैं। क्रोध। क्रोध ये द्वेष बढ़ने से, एक इच्छा को हम कैसे, अगर पूरा नहीं हुआ तो वो असहन में बढ़ता है। वो असहन में बढ़ने के बाद हमारे अंदर एक जलन आता है, ये काम क्यों नहीं हो रहा, ये मेरा इच्छा पूरा क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा सोचकर हम असहन में चले जाते हैं। और इस असहन के बाद हमारे अंदर एक द्वेष आता है। द्वेष बढ़कर और इसकी डिग्री बढ़ाकर क्रोध में बदल जाता है। बिल्कुल, यहाँ वंशी मास्टर ने एक व्यक्ति के बारे में लिखा है कि एक व्यक्ति 10 लाख रुपए कमाने के लिए सोच रहे थे। उनके लिए थोड़ा बहुत ट्राई किया है, लेकिन उनके अंदर उतना एबिलिटी नहीं है जितना वो सोच रही है कि 10 लाख कमाने के लिए उतना
कैपेसिटी नहीं है उनके अंदर, और अनफॉर्चुनेटली उनको चांसेस भी नहीं मिल रहा था। तो वो नहीं कमाने की वजह से उनके अंदर एक असहन पैदा हुआ है, और वो असहन आगे जाकर द्वेष में बदल गया है, और वो द्वेष और बढ़ते बढ़ते वो क्रोध में हो बदल गया है। वो क्रोध क्रोध में बढ़ने के बाद ये आदमी का सिचुएशन ऐसा है कि वो ऑफिस पर जाने के बाद वहां के लोगों से, और उनका गुस्सा तो उनके मालिक पर तो नहीं निकाल सकता है ना, इसलिए वो घर में आने के बाद अपनी बीवी बच्चों से प्यार से। मैम आपकी आवाज नहीं आई। बीवी को डांटता है। और मैम आपकी आवाज नहीं आ अब आ रही। रही क्या? हाँ, जो अपने। अब आ रही क्या? हाँ, आप ओके ओके। उसके बीबी को डांटता है, इतने सुनाई दिए। ओके ओके। वो सहन की वजह से ये घर में आने के बाद अच्छा मीठा मीठा बात करने वाला उस व्यक्ति उसकी बीवी को डांटता है और बच्चों के साथ रूड बिहेवियर करता है। और ये केवल उनके द्वेष के कारण, एक इच्छा पूरा नहीं होने के कारण वो द्वेष में बदल गया, द्वेष क्रोध में बदल गया। एक क्रोध की वजह से अपनी पूरा फैमिली जो है वो डिस्टर्ब हो गया है ना। तो इसका मतलब ये है, क्रोध बहुत खतरनाक चीज है। इसको हम गुस्सा रहना चाहिए, लेकिन वो क्रोध में नहीं बदलना चाहिए। इसका कॉन्शियसली रहना है हमें। अगर हमारे अंदर बिल्कुल भी द्वेष है, बिल्कुल भी हमारे गुस्सा भी नहीं भी है, तो वो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम भी ह्यूमन बीइंग्स है। इस सोसाइटी के साथ मिलजुल के रहना पड़ता है। हमारे अंदर बिल्कुल भी वो गुस्सा नहीं है तो हमारे कोई भी केयर भी नहीं करता है समटाइम्स, है ना। जो भी है, जितना रहना है बस उतना ही मेंटेन करना ही पड़ेगा। हमारे अंदर पूरा भी नहीं है, वो भी प्रॉब्लम है। वो कैसा कि हमारे घर में भी बच्चे होते हैं ना, वो स्कूल जाने के लिए कितना नौटंकियां करते हैं और बहुत सताते हैं हर रोज। अगर हम प्यार से बताकर, बेटा स्कूल तो जाना ही है ना, 8 बज गया, जाने के तैयार हो जाओ, हम ऐसा बोले तो वो सुनता ही नहीं है ना। लेकिन जब हम सीरियस होकर, 8 बज गया है, तुम लोग जाना पड़ेगा, और 15 मिनट में तैयार होकर हम बस में जाना होगा, ऐसा गुस्से से बोलने के बाद वो तुरंत अपनी तैयार शुरू करते हैं ना। ये गुस्सा अच्छे है, लेकिन वो द्वेष उन बच्चों के ऊपर हमारा कोई द्वेष नहीं है। उनकी भलाई के लिए तो हम कर रहे हैं ना। जो भलाई के लिए आवश्यकता है उसको हम, वो गुस्सा हम निकाल सकते हैं, वो गुस्सा रखना ही है, क्योंकि वो आवश्यक है। क्योंकि कुछ काम करने के लिए कभी कभी गुस्सा भी हमें हेल्प होता है ना। बिल्कुल हमारे बच्चा, हम वो लोग तो पता है, हम हमारी मम्मी पापा जो है वो ध्यान में है, वो लोग हमें कुछ भी नहीं करते हैं, वो मारते नहीं है, क्योंकि वो ध्यान ही है, ध्यान कर रहे हैं ना, वो ध्यानी लोग है, हमें कुछ भी नहीं करता उन लोग, वो फिक्स हो गया। अगर हम ऐसा बातों से कहने से वो कुछ सुनता ही नहीं है। अगर हम थोड़ा आंखें लाल करके जाए, आप तैयार हो रही कि नहीं, ऐसा ये वॉइस में हम जब बताते हैं ना, तो वो तुरंत तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही, जितना वो क्रोध के रूप में नहीं बदलना चाहिए, सिर्फ एक्टिंग करना है। जैसे हमें बहुत गुस्से में है, एक्टिंग करना है, लेकिन वाकई में नहीं करना है, सिर्फ एक्टिंग करने की जरूरत है यहाँ पे। बिल्कुल उसी की तरह यहाँ एक श्लोक है, ये वंशी मास्टर ने यहाँ इस बुक में लिखा है। उत्तमे तु क्षणिकं कोपे, मध्यमे तु घटिकद्वयम्, अधमे तु अघोरात्रं, चांडाले मरणांतकम। यानी उत्तम का गुस्सा जो है एक क्षणिक मात्र होता है, और अधम का, मध्यम का 2 मिनट का होता है, और अधम का एक दिन, एक रात, और एक डे टाइम, एक रात टाइम, यानी फुल डे होता है। और चांडाल का
जब तक वो जिंदा रहता है तब तक के लिए वो गुस्से में ही रहता है। वो चांडाल का स्थिति है। यानी हम कैसे बिहेव करना है। उत्तमेतु लक्षणम क्षणिकम कोपे, यानी एक क्षण की मात्र होना है अपने गुस्सा। जैसे चंडाल की तरह जब तक हम जिंदा है तब तक हमारे दिल में पकड़ कर नहीं रहना चाहिए। अगर हम ऐसा पकड़ के भी रहेंगे तो हमारे हेल्थ भी खराब हो जाएंगे। ये ये जो क्रोध होता है हमारे अंदर, गुस्सा गुस्सा उसके बाद क्रोध, ये अपने आप इंटरलिंक्स रहता है। इनके वजह से हमारे पूरे शरीर प्रॉब्लम हो जाता है। मैंने कल भी कहा था, कहा ये गुस्से की वजह से या काम के वजह से हरिषड वर्गो जितने भी है उनकी वजह से हमारी पहला असर जा पड़ता है हमारी फिजिकल बॉडी में। उसको हम अवेयरनेस में रहकर उसको वो जो द्वेष है, द्वेष को हम कंट्रोल करना है। और उसको क्रोध में जितना क्रोध में बदल रहा है या नहीं, वो स्टैंडर्ड पर है या नहीं, इसको हमेशा हम चेक करते रहना है। एक्टिंग करना है लेकिन वो सही में नहीं करना है। ऐसा कहाँ है, यहाँ लिखा है वंशी मास्टर ने। और एक ज्यादातर हमारी फैमिलीज में यही होता रहता है। बीवी और पति पत्नी के बीच में हर रोज झगड़ा होता रहता है। कभी हर रोज नहीं, कभी कभी तो होता रहता है। ये हमारे के बहुत सुपरिचित होता है हमारे घरों में तो। लेकिन तब क्या करेंगे हर रोज, क्योंकि एक बीवी अपने बीवी के ऊपर हर रोज उनका गुस्सा निकल रहा है, उनके पति। तो उसको क्या करना है, 3 बार देखना है। पहले बार बोला टेक इट इजी रहना है, और दूसरी बार भी बोला टेक इट इजी रहना है, तीसरी भी बार बोला टेक इट इजी। उसके बाद जितना आपको गुस्सा आ रहे थे उनके ऊपर वो पूरा निकाल देना चाहिए। एक आधा घंटा उसके जितना चाहे उससे झगड़ा करो। झगड़ा करने के बाद और फिर वो जो प्रॉब्लम है उसको स्टार्ट आउट करो। और फिर बाद में एक चाय बनाकर उनको दे दो। डियर, कॉफी रेडी है आपके लिए, आप पियोगे क्या, ऐसा पूछो। दिन भर रखने की जरूरत नहीं है। 3 बार उपेक्षा करो। उपेक्षा के बाद में अपने एक्शन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी अस्तित्व है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी अपने हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए 3 बार देखने के बाद जो जितना आपको गुस्सा आ रहे हैं वो गुस्सा निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने अंदर वो दबी दबी हुई रहने के बाद वो सप्रेस होता है। जहाँ सप्रेस होता है तो हमारी बॉडी में वो टॉक्सिक बनता है। वो टॉक्सिक बनने के बाद हमारे शरीर में पूरा फैल जाता है ये जो बीमारियां होता है। इसकी वजह से हम ऐसा सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। 3 बार देखने के बाद झगड़ो जितना झगड़ा है, फिर बाद में उनके से अच्छे से बात करो और वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो। ऐसा हम हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाना है। एक प्रॉब्लम को हम हमेशा के लिए ऐसे ही पड़े रहकर उनके से झगड़ते, दिन भर झगड़े और 1 साल में झगड़ते रहना, वही गुस्से से रहकर हम जिंदगी भर गुस्से से रहने की जरूरत नहीं है। एक आधा घंटा झगड़ो और दूसरे आधा घंटे में मिल जाना है, बस उनसे अच्छे से बात करना है, उस बात को ठीक से हम संभालना है। यही सिखा रहे हैं मास्टर यहाँ बुक में। और दूसरा एक ये ज्यादातर हमारे घर में लेडीज का जो प्रॉब्लम्स रहता है, यानी एक जब जब छोटी रहते उसके डैडी पर डिपेंड होते हैं। थोड़ा थोड़ा बड़ा होने के बाद कॉलेज जाने के बाद भाई भाई बहन के ऊपर डिपेंड होता है। और फिर बाद में कॉलेज वगैरह होने के बाद उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद अपनी पति के ऊपर डिपेंड होता है। यानी जितना भी इनका ये करियर है किसी न किसी के ऊपर डिपेंड होता रहता है। और एक दिन उसकी थोड़ा एज होने के बाद वो सासू माँ के रोल प्ले करने के लिए आते हैं। जब उनकी बच्चे को शादी करते हैं तो बहू बहू को लाते हैं घर में। बहू आने के बाद उनके ऊपर ये गुस्सा निकालना शुरू होता है, क्योंकि सास
वो अच्छी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी नहीं है, वो अच्छी है, लेकिन उनके अंदर की जो इच्छा है और इन दिनों से जो गुस्सा उनके अंदर दबी हुई है, वो सप्रेस होकर उनके है, वो एकदम बाहर आता है। जब उनके एक सासू बनने के बाद उनको एक क्रेडिट आता है, एक मालकिन का उनको एक क्रेडिट आता है ना, वो वो निभाने के लिए उसको एक पावर पावर अस्त्र मिलता है ना, वो पावर अस्त्र और ने उसकी उसके बारे में सोचकर जितने दिनों से उनके अंदर वो दबी हुई चीज एकदम बाहर आ जाता है। हर एक उनको डिपेंड डिपेंड होते आ रहे हैं, जैसे वो लोग बोलते हैं वैसा ही करना पड़ा इतने दिनों से। अब होकर अब थोड़ी दिन के बाद बहू आने के बाद बहू है, वो कुछ करती है तो बोलते हैं कि हमेशा लैपटॉप पे बैठती है, हमारे हमारी एज में तो हम ऐसा करे नहीं, हमें हम तो बहुत सम्मान बड़ों का सम्मान करते थे, उनके सामने बैठते भी नहीं है। लेकिन ये देखो ये कैसा कर रही है, वे वैसा खाना पकाना भी नहीं आता है इन्हें, और सबके सामने बैठती है। ये जो अनाप शनाप जो है ये बोलने लगती है, क्योंकि उनकी अंदर की दबी हुई जो क्रोध है, द्वेष है, वो सब बाहर निकल रहा है। एक वजह है, सिर्फ एक बहाना है बाहर निकलने का। वाकई में वो सासू माँ अच्छा है, बहुत अच्छी है, लेकिन वो भी एक औरत है। औरत का दर्द क्या है वो भी जानते हैं, मगर हेल्पलेस है। वो पूरा बाहर निकालने के लिए ऐसा करते हैं। और जितने भी यहाँ लेडीज है सबके जब वो बहुरानी थी, जब पहले उनके जितने भी उनके उनके साथ जो भी हुआ, वो पूरा सप्रेस होकर अंदर रहते हैं। जब एक दिन वो सासू माँ बनती है ना, तब वो पूरा ये इनका जो क्रोध निकालना शुरू करते हैं। इसलिए आजकल हर एक घर में सास बहू का झगड़ा होता रहता है। और इसको हम कंट्रोल कैसा करना है, अगर हम कैसा कंट्रोल करना है तो हम सोचना चाहिए ये मेरे साथ हुआ है, ये क्यों हुआ है। जब मैं इंडिपेंडेंट नहीं है तो मेरा जैसे उन लोगों ने बोला है वैसा ही मैंने किया है, जो मेरे लिए कोई स्वेच्छा नहीं है, ये सोचना है। यही शिक्षा मैं अपनी बहू रानी को क्यों ना दूं, ऐसा सोचते हैं वो लोग, लेकिन वैसा नहीं सोचना है। मैं इनको अपनी बेटी की तरह देखना चाहिए। अगर ऐसा एक बार सोच भी लिया तो उनका सोच पूरा बदल जाता है। और आजकल हमारे घर में जो ज्यादा 90% ऑफ द प्रॉब्लम सास बहू का ही हो रहा है। ये दोनों तालमेल में एक बार सोचकर एक बेटी और माँ के जैसा बनने का एक ही रास्ता है कि वो सोचना है जो मेरे साथ हुआ मैं इनके साथ नहीं होने दूंगा, ऐसा सोचना है। कि यानी उनके अंदर के जो क्रोध है ना, वो उसको मिटाना है, उसको बाहर निकालने की वजह से वो ऐसा पूरा खराब रिलेशन पूरा ब्रेक हो जा रहे हैं। मैं इसको नहीं बाहर निकालने दूंगा, मैं ध्यान करूंगी। ध्यान करने के बाद जो मेरे अंदर की ये अरिषड वर्ग क्रोध जो पैदा हुआ है मेरे अंदर, उसको काटूंगे। ये सोचकर अगर सासू माँ अगर उनकी बहू को एक बेटी के नात देके तो ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाएगा, ऐसा इस बुक में वंशी मास्टर ने लिखा है। और एक और एक कहानी और एक कहानी के साथ वंशी मास्टर ने बहुत नोकझोंक के साथ कहा है कि एक आदमी अपनी बीवी के साथ झगड़ रहे थे, सुबह से लेके शाम तक झगड़ रहे थे। तो पत्नी देख रही थी। पत्नी एक बार देखा, दो बार देखा, तीसरी बार भी आ गया। तीसरी बार आने के बाद वो देखता ही गया, देखता वो झगड़ने के मूड में ही है, लेकिन वो कम नहीं हो रहा है उनकी गुस्सा। तो वो उनके उनके ऊपर तो नहीं जा सकती ना ये पत्नी। अगर वो इतना क्रोध में है, उसको क्रोध पूरा जो भी उनके ऑफिस में एक प्रॉब्लम हो गया, उस प्रॉब्लम होने की वजह से उनकी सुपरडेंट जो रहता है ना, उनकी सीईओ ने इनको बहुत गालियां दिया है, उनको अनाप शनाप जो बोल दिया है, उनका गुस्सा पूरा इनके ऊपर निकाल दिया है।
ये क्या कर सकता है, क्या कर, कुछ भी नहीं कर सकता है ना, ये कुछ नहीं कर सकता, इसलिए ये क्या किया, वो पूरा गुस्सा घर में लाकर अपनी पत्नी के ऊपर निकाला है और उसको बहुत डांटने लगा, सुबह से लेके शाम तक डांटने लगा है। और ये क्या करती बेचारी, उसको तो उल्टा नहीं बोल सकती, ये क्या करे, ये जाके उन बच्चों को ऊपर निकाल, उस बच्चों को एक मारा है, थप्पड़ मारा है, वो बच्चा, उसकी बेटा को, वो बेटा क्या करा, वो मामा के ऊपर तो नहीं जा सकता है ना, इसलिए ये उनकी छोटी बहन रहती है ना, उनको एक थप्पड़ मारा है। वो छोटी बच्ची उनके वो भाई के ऊपर नहीं जा सकता है ना, इसलिए उनके उनके घर में एक टॉमी रहता है, एक पपी, एक कुत्ता, उनको एक मारा है, उनको एक मारा है, तो वो ये कुत्ता इन परिवार में से किसी को कुछ भी नहीं कह सकते है ना, उनके ऊपर तो नहीं जा सकते है ना। इसको क्रोध कैसे निकालना है, ये बाहर जाकर रास्ते से जाने वाला एक आदमी को काटा है। वो क्या किया, वो आदमी, वो का ये कुत्ते जाके एक आदमी को काटा है, वो आदमी घर में जाने के उनका पूरा वो जो उनके अंदर जो क्रोध है उसको अपनी पत्नी पर निकाला है, वो पत्नी अपने बच्चों पर, और ये चक्र, ये क्रोध का चक्र जो है, ये फिरता ही रहता है, ये फिरता ही रहता है, ये क्रोध सभी के लिए अनर्थदायक है, उसको वहीं पर काटना चाहिए, एक के ऊपर एक के ऊपर, इस चक्र में फंस कर है हम लोग आजकल, जो भी है हमारे घर में जो भी झगड़ा वगड़ा हो रहे थे, हम सीधा जाके बच्चों पर निकाल देते हैं, क्योंकि बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना, हमारे ऊपर तो आ नहीं सकते, इसलिए उनको कहते हैं, उनको उनके ऊपर चले जाते हैं, उनके पूरा उनके ऊपर निकाल देते हैं, इस चक्र, जो उल्टा हमें नहीं बोलता है उनके ऊपर ही हम निकाल देते हैं, ज्यादा चेक कीजिए आप भी, आपके सुपरडेंट को आप कुछ भी नहीं कह सकता है, आपकी बीवी को कुछ भी नहीं बोलता है, इसलिए बीवी पर निकाल देता है, बच्चों के ऊपर निकाल देता है, ऐसा ये चक्र जो है वो क्रोध का चक्र में फंस कर रहता है, इस क्रोध को हम खसे, अब हम हमें गुस्सा रहना चाहिए, लेकिन एक मीडियम स्टेज में रहना चाहिए, हम गुस्सा आए जैसा एक्टिंग करना है, लेकिन वाकई में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्रोध में बदलने का चांसेस है, इसको हम वहीं पे जहाँ गुस्सा है वहीं पे रहना चाहिए, वो आगे जाकर उसे डिग्री बढ़ाकर क्रोध में तर नहीं होना चाहिए, ऐसा वंशी मास्टर ने हमें एक सॉल्यूशन दिया है। और दूसरा आता है लोभ, लोभ ये सीधा वंशी मास्टर है, ये तीसरा है काम क्रोध, और इसके बारे में क्रोध के बारे में लाभ, लोभी, लोभी यानी कितना लोभी करता है, इसका में एक कहानी के साथ वंशी मास्टर ने एक्सप्लेन किया है, एक आदमी, जैसे कि फुल मून के टाइम में वंशी मास्टर उनके वाइजैग में एक ध्यान लहरी, आई थिंक ध्यान लहरी का एक प्रोग्राम हो रहे थे, वहां के सब लोग बैठे हुए हैं, वो लोग ब्रेड खा रहे थे, वहां एक भिखारी आया था, वो वंशी मास्टर से पूछा है वो ब्रेड देने के लिए, तो वंशी मास्टर तुरंत उनके पास दो ब्रेड पीसेस थे, तो एक दे दिया है, और उसके बाद और एक आया है, और एक भिखारी आकर मांगा है, तो वंशी मास्टर उनमें से आधा करके उनको दे दिया है, तो वहां के ध्यान करने वाले ध्यानी में से और एक आकर वंशी मास्टर से पूछा है, सर आप जो अभी आया है भीख मांगने, उनके बारे में क्या आप जानते हैं क्या, तो वंशी मास्टर ने कहा है कि नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ, तो आपका, उन्होंने पूछा है कि आपका प्रॉपर्टी कितना है, वंशी मास्टर से पूछा है आपकी प्रॉपर्टी कितना है, तो बोले मेरे प्रॉपर्टी से आपको क्या लेना देना है, तो प्लीज बात बताइए ना, ऐसा पूछा है, तो मास्टर ने कहा है मेरे लिए एक घर है, एक कार है, बस मैं वेल सेटल हूँ, मेरे लिए ज्यादा है वो बोल के वंशी मास्टर ने कहा है, तो उन्होंने कहा है कि आप जो भीख मांगने के लिए आए थे ना, आपके पास से जो ब्लेड स्लाइड ले लिया है ना, वो यहाँ के यहाँ से लेके वहां तक जितने भी लैंड है ये पूरा उनका ही है, और उसके पीछे के लाइन में जितने बिल्डिंग्स है, 6 बिल्डिंग्स, वो 6 बिल्डिंग्स ये भिखारी का ही है,
इनके पास इतना दौलत रहने के बाद भी ये भीख मांगने के लिए आया है, इसको क्या कहना है इनके बारे में, आप कुछ बोलिए। ऐसा उन्होंने पूछा है वंशी मास्टर से। तो तब वंशी मास्टर को ये समझ में आ गया है कि कितना भी रहने दे हमारे पास, लेकिन उसको हम जितना हमें यूज करते हैं तो वही हमारा है। यानी योग रहना है और भोग भी रहना है, योग भी रहना है और भोग भी। वो उनको योग है लेकिन भोग नहीं है, खाने के लिए है ही नहीं। इतना दौलत उनके पास, इतना पैसे उनके पास, तो इतना बिल्डिंग और रियल एस्टेट करता है और इतना लैंड है उनके पास, लेकिन एक ब्रेड स्लाइड पीस के लिए उन्हें भीख मांगने के लिए आ गया है। यानी उनके पास योग है मगर खाने की चांस नहीं है, वो भोग नहीं है। योग होना है और भोगी भी होना है। इसके बारे में सेम वही में वंशी मास्टर ने ये वो क्लास योगी और भोगी, योगत्व और भोगत्व, इनके बारे में क्लास बताया है। इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। यानी हमारे साथ जो भी है उसके साथ हम तृप्ति से रहना है और उसको बढ़ाना है और उससे ज्यादा करना है। अगर आज हम नहीं खाए तो और बच जाएगा और कल का यूज हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। जितना हम कमाते हैं उनमें से 50 सेविंग्स में रखना है और 50 रुपया खर्च करना है। और खर्च करने वाले उन 50 रुपीज में से 25 रुपीज आध्यात्मिक कार्यक्रम के लिए हम खर्च करना चाहिए। ऐसा वंशी मास्टर ने यहाँ लिखा है इस बुक में। ये होता है लोभी का तत्व। जितने भी हमारे पास हो और भीख मांगने के लिए तैयार हो जाए। लोग बोलते हैं ना हमारे पास इतना कुछ भी नहीं है, हमारे पास हमारे खाने खाने के लिए भी नहीं है, ऐसे बोलते हैं, लेकिन उनके पास सब कुछ होते हैं। ऐसे लोग को बोलते हैं खाने कुछ करता कुछ और है और कहता कुछ और है। उनके पास जितना भी हो क्या फायदा है, एक ब्रेड स्लाइड भी उन्हें खरीद कर नहीं खा सकता है। उनके सबके सामने आकर हाथ फैलाकर वो भीख मांगने के लिए तैयार हो गए। इतना लोभी रहना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो जब वो मर जाता है तो उनके पास तो नहीं ले उनके साथ तो नहीं ले जा सकते हैं ना, क्योंकि जितना भी हमारे पास इनकम है उसको जितना हम कमा रहे हैं 50% तो हम खर्च करना ही होगा और 50% सेविंग्स रखना भी जरूरत है। अगर 50% में हम एंजॉय भी करना है, उस 55% में 25% तो आध्यात्मिक इस विश्व कार्यक्रम के लिए हम खर्च करना होगा। तो ये रहा आज का क्लास। तो मास्टर्स आज हम ध्यान करेंगे कुछ देर के लिए। और सब सुख और स्थिर आसन में बैठिए। सुख और स्थिर आसन में बैठिए। अपनी दोनों आंखों को बड़ी सुंदरता से कीजिए। अपनी दोनों आंखों को सुंदरता से बंद कीजिए। देंगे। सहजता से होने वाली अपनी श्वास के साथ रहेंगे। आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास के साथ। अति कोमलता से होने वाली अपनी श्वास के साथ रहेंगे। हर एक श्वास में
इस ध्यान के लिए हम यूनिवर्सल मास्टर्स को और सभी विश्व गुरुओं को आह्वान करेंगे। हम सब मास्टर्स के साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं। आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास हर एक श्वास के साथ कोई आंखें ना खोलिए, श्वास के साथ रहेंगे। हर एक श्वास को पकड़िए। जन्म जन्म से अपने श्वास ही हमारे गुरु है। आने वाली श्वास में विश्व ऊर्जा को अपने सहस्त्र के द्वारा अपने शरीर में आते हुए महसूस कीजिए। और बाहर जाने वाली श्वास में अपने दिन की थकान, नकारात्मक भावनाएं सभी बाहर जाते हुए महसूस कीजिए। हर एक श्वास में हम इस पवित्र ऊर्जा को हम ले रहे हैं। विश्व शक्ति, विश्व ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी विचारों आते हैं, पर उन विचारों को साक्षी मानकर देखते हुए अपने श्वास के साथ रहेंगे।
हर एक श्वास के साथ। और गहराई में जाएंगे तो शून्य स्थिति पर जाएंगे। कोई आंखें ना खोलिए। सहजता से हम आनापानसति ध्यान करेंगे। श्वासधार और ध्यासधार। कोई आंखें ना खोली। हम अपने अंदर और आगे जाएंगे। उस शून्य स्थिति में जाएंगे तभी अपनी आत्म साक्षात्कार होंगे। विचारों के ऊपर ना जाते हुए श्वास के साथ रहेंगे।
with the breath. सहजता से होने वाली अपनी श्वास के साथ और गहराई में जाएंगे। अपने अंदर की द्वेष और क्रोध को हम बाहर निकाल देंगे आज। उन्हें अनुमति दीजिए उन्हें बाहर जाने के लिए। जो हमें इस क्रोध की आवश्यकता नहीं है, उन्हें बाहर जाने दीजिए। इन सभी चीजों को हम बाहर जाने वाली श्वास में छोड़ देंगे और उनके जगह प्यार भरेंगे, अनकंडीशनल लव। हमारे अंदर प्यार की भावनाएं, करुणा की भावनाएं अपने शरीर के अंदर फैल रही है, उस पॉजिटिव एनर्जी, लव एनर्जी के साथ। श्वास पर ध्यान रहे। आखिरी
10 मिनट कोई आंखें ना खोलिए, विश्व ऊर्जा को हम अपने सहस्रार के द्वारा अपने शरीर के अंदर कण कण में देंगे। जो हमारे आध्यात्मिक यात्रा के लिए दिक्कत हो रही है, दिक्कत का कारण ये द्वेष और क्रोध है, इन्हें आज मैं बाहर जाने के लिए अनुमति देती हूँ। मैं अपने अंदर हर एक कण कण में प्यार से भरूंगी। अपनी शरीर गोल्डन आरा में बदल गई है मास्टर। Be with the breath. Last 8 minutes only.
हम अपने अंतर में और जाएंगे, अंतरंग में जाएंगे, शून्य स्थिति में। लास्ट 5 minutes, stay with the breath. श्वास पर ध्यान रहे, आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास। बस हम श्वास से प्रयाण करेंगे अपने अंदर।
Last 1 minute. और हम बहुत अच्छा ध्यान करके अपने अंदर गुस्सा और क्रोध को निकाल कर प्यार से भरकर अपने कण कण में प्यार को बसाकर ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ हम उसी ऊर्जा के साथ हम फिर से अपने भौतिक शरीर में लौट रही है। धीरे से 5 4 3 2 1 0। आपके दोनों हाथों को निकालकर अपनी आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 1 0। और आराम से मुस्कुराते हुए अपनी दोनों हाथों को देखिए मास्टर्स। और इस ध्यान के लिए सभी मास्टर्स को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। ग्रेटिट्यूड टू ऑल डिवाइन मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम।